तो डॉलर से पहले ब्रिटिश पाउंड को रिजर्व करेंसी माना जाता था, लेकिन पहले वर्ल्ड वॉर और दूसरे वर्ल्ड वॉर ने इंग्लैंड की इकोनॉमी को बहुत वीक कर दिया था। ऑयल अपनी शाइन खो रहा है। दुनिया की लगभग 80% डील्स सब डॉलर्स में ही की जाती हैं। इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते पूरी दुनिया में अमेरिका की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ रही थी और अमेरिका दुनिया के बाकी देशों को पैसा उधार देता। दोस्तों, डॉलर की बादशाहत अब खत्म हो रही है और इसको खत्म करने की पूरी तैयारी के साथ चाइना ग्लोबल लेवल पर काम कर रहा है और नियर फ्यूचर में बहुत ही जल्द चाइना की करेंसी रेनमिनबी यानी आरएमबी, जिसको चाइनीज युआन भी बोला जाता है, आपको डॉलर की जगह दिखाई देगी। और ये मैं अपनी रिसर्च से पूरी कॉन्फिडेंस से आपको बता रहा हूं कि आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले जरूरी है कि आप ये समझें कि डॉलर को ही क्यों बादशाह माना जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी मानी जाती है। रिजर्व करेंसी वो करेंसी होती है जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स अपने पास लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करके यानी रिजर्व करके रखती है। इंटरनेशनल ट्रेड, लोन्स और फॉरेन एक्सचेंज के लिए ये सब इस्तेमाल होता है। मतलब एक ग्लोबल पैसा जो सब एक्सेप्ट करते हैं। पूरी दुनिया में आप किसी से कोई भी व्यापार करना चाहते हो और आपके पास डॉलर है तो आपको कोई मना नहीं कर सकता। और अमेरिकन डॉलर को ही रिजर्व क्यों माना गया, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी और थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो लानी पड़ेगी और इस वीक के एंड तक आपको वो वीडियो भी चैनल पर देखने को जरूर मिलेगी। फिलहाल इसको शॉर्ट में समझा देता हूं। तो डॉलर से पहले ब्रिटिश पाउंड को रिजर्व करेंसी माना जाता था, लेकिन पहले वर्ल्ड वॉर और दूसरे वर्ल्ड वॉर ने इंग्लैंड की इकोनॉमी को बहुत वीक कर दिया था। लेकिन वहीं अमेरिका में इंडस्ट्रीज भी बहुत बढ़ रही थी और दोनों ही वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट तो थी, लेकिन एक बिजनेसमैन की तरह ज्यादा थी जो अपने हथियार और रिसोर्सेज को दूसरों को अच्छे दामों पर बेच रहा था। और बाकी जो इन दोनों वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने हमले किए भी वो सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए था एक तरह से कि देखो मेरे हथियार कितने सक्षम हैं, मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ, एक तरह का दिखावा था। इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते पूरी दुनिया में अमेरिका की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ रही थी और अमेरिका दुनिया के बाकी देशों को पैसा उधार देता और वहां इंडस्ट्री सेटअप करने में उनकी मदद करता, उनको इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स दे रहा, हैवी मशीनरी देता। इसलिए इसको सबसे मजबूत माना गया और इसको दुनिया की एक सेफेस्ट करेंसी और रिजर्व करेंसी मान लिया गया। इसलिए आज भी दुनिया की सभी कंट्रीज डॉलर खरीद के पहले से ही अपने पास रखती हैं ताकि एकदम से कभी भी कोई डील करनी पड़ जाए तो उसके लिए उनके पास पैसा हो। दुनिया की लगभग 80% डील्स सब डॉलर्स में ही की जाती हैं। इसी को फॉरेन रिजर्व बोला जाता है। अब रिजर्व करेंसी होने के फायदे ये है कि पूरे दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यानी बैंक्स वगैरह को उस देश की सरकार एक तरह से कंट्रोल कर सकती है। वो जिस पे चाहे सैंक्शंस लगा सकती है कि भाई आप हमारी करेंसी यूज नहीं कर सकते, और करेंसी यूज नहीं होगी तो ट्रेड नहीं होगी, और जिस पे सैंक्शंस लगे हों वो कोई सामान नहीं बेच पाएगा इंटरनेशनल मार्केट में और ना ही खरीद पाएगा। जैसे अमेरिका ने सैंक्शंस रशिया पर लगाए हुए हैं। इसको डिटेल में आपको उसी दूसरी वीडियो में मैं समझाऊंगा। अब बात करते हैं कि क्यों डॉलर अब ग्लोबली खत्म हो जाएगा और कैसे चाइना की आरएमबी इसको टेक ओवर करेगी। चाइना एक ऐसा गेम सेट कर रहा है कि जो शायद फाइनेंस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बन सकता है और जो यूएस डॉलर के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल देगा। बीजिंग ने एक नया प्लान बनाया है जिससे वो खुद को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का नया एंकर, एक नया पिलर बना सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे 50 साल पहले अमेरिका ने किया था। और अगर चाइना ये कर लेता है तो सिर्फ डी डॉलराइजेशन तेज नहीं होगा बल्कि दुनिया के पास डॉलर होल्ड करने का एक बड़ा रीजन ही खत्म हो जाएगा। तो कोई भी देश डॉलर को क्यों रोकना चाहेगा भला? डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि कंट्रीज अब डॉलर रखना बंद कर देंगी और इसकी जगह शायद चाइनीज करेंसी आरएमबी ले लेंगी। समझिए कैसे। देखिए, अमेरिका की फाइनेंशियल सुपर पावर की कहानी शुरू हुई थी सऊदी अरेबिया से। जब वॉशिंगटन ने सऊदी के साथ डील की, अमेरिका उनकी सिक्योरिटी गारंटी करेगा और सऊदी सिर्फ और सिर्फ ऑयल यूएस डॉलर में ही बेचेगा, चाहे वो किसी को भी बेचे। और बस वहीं से शुरू हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम, जिसने डॉलर की डिमांड को आसमान तक पहुंचा दिया। दुनिया को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है
और एनर्जी का मतलब था ऑयल, और पूरी दुनिया में ऑयल सिर्फ डॉलर में खरीदा जा सकता था। तो जितना इंपॉर्टेंट ऑयल उतना ही इंपॉर्टेंट डॉलर हो गया। लेकिन अब कहानी बदल रही है। ऑयल अपनी शाइन खो रहा है, तेल की चमक अब कम होती जा रही है और दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाती जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो नेचर से आती है और कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे कोल, पेट्रोल, गैस, ये फ्यूल्स सब एक समय पर आकर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, ये कभी खत्म नहीं होती। मतलब जब तक सूरज चमकेगा, हवा चलेगी और पानी बहेगा, तब तक एनर्जी मिलती रहेगी। ये हो गई रिन्यूएबल एनर्जी और ये पॉल्यूशन भी नहीं करती। और इस रेस का किंग बन चुका है चाइना। बीजिंग का अगला कदम है ऑयल की जगह इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को एक ग्लोबल ट्रेड का फाउंडेशन बनाना। मतलब एक ऐसा नया सिस्टम जहां चाइनीज करेंसी को इलेक्ट्रिसिटी बैक्ड बनाया जाएगा। सुनने में ही लगता है कि कोई फ्यूचर साईफाई टाइप की मूवी का कोई सीन है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है, ये रियलिटी होने जा रही है। सोचो, कल तक पेट्रोल डॉलर जैसा कीमती था और आने वाले कल में अब आ रही है इलेक्ट्रिसिटी और युआन की जोड़ी, यानी बिजली और चाइनीज करेंसी आरएमबी की यूनिट युआन की, जिसको आप बिजली वाली करेंसी भी बोल सकते हो। ये एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन होगा जहां दुनिया के ट्रेड के मैकेनिक्स उलट जाएंगे और चाइना वैसा ही स्ट्रक्चरल डोमिनेंस ले लेगा जैसा 1970s से अमेरिका एंजॉय कर रहा था। अब समझिए दुनिया बदल रही है। ऑयल फाइनाइट है यानी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, रिस्की है और धीरे धीरे पास्ट की चीज बन रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ऑन द अदर हैंड हर देश हर दिन यूज करता है और इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई डेटा सेंटर्स, रिन्यूएबल इकोनॉमी, सबको बिजली चाहिए। चाइना का प्लान क्लियर है, अपने रिन्यूएबल मेगा प्रोजेक्ट्स, क्रॉस बॉर्डर पावर ग्रिड्स और अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करना। अब वो बिजली एक्सपोर्ट करेगा, पेमेंट लेना सिर्फ अपनी करेंसी में यानी आरएमबी में, मतलब जिसका पावर चाइना के पास होगा। तो नियर फ्यूचर में जिसको पावर चाहिए उसको आरएमबी रिजर्व करना पड़ेगा, डॉलर काम नहीं करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे आरएमबी यानी चाइनीज युआन इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। लेकिन इस प्लान के लिए दो कंडीशंस हैं। पहला, चाइना को मैसिव ग्लोबल डिमांड के लिए इनफ इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ेगी। दूसरा, अमेरिका का 60 साल का एनर्जी डोमिनेंस खत्म करना होगा पूरी तरह से। और सच बोलूं तो ये दोनों ही चीजें हो रही हैं, एक फास्ट और दूसरी थोड़ा स्लो तरीके से, पर हो रही हैं। चाइना ने समझ लिया है कि 21st सेंचुरी में असली पावर का मतलब है एनर्जी, और यूएस, वहां के पॉलिटिशियंस अभी भी पुराने स्लोगन्स में अटके हुए हैं। वो आज भी तेल की ड्रिलिंग में ही लगे हुए हैं, वो आज भी ड्रिल बेबी ड्रिल ही बोल रहे हैं। लेकिन फ्यूचर बिजली का है, ना कि तेल का। अब देखो अमेरिका का हाल, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड उनकी ग्रिड संभाल ही नहीं पा रही। सबसे बड़ा रीजन है एआई का बूम। एआई के डेटा सेंटर्स इतनी एनर्जी खा रहे हैं जैसे कोई लंबे समय से भूखा इंसान अचानक से खाना देख ले और उसको खाने लगे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने $500 बिलियन खर्च करके स्टारगेट प्रोजेक्ट अनाउंस भी किया था, लेकिन ग्रिड के लिमिट के सामने वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके पास इतनी सप्लाई ही नहीं बन पा रही है, और अगर खुद नहीं बना पाओगे तो खरीदना पड़ेगा बाहर से। और मार्केट में इस समय एक ही बॉस खड़ा है, चाइना। चाइना से अमेरिका खरीदेगा तो चाइनीज करेंसी में खरीदना होगा अमेरिका को भी। अब चाइना की तरफ देखें तो 2005 के बाद से उनका एनर्जी आउटपुट हर साल बढ़ता जा रहा है। आउटपुट बढ़ रहा है मतलब कि जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे कहीं कम इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी की एनर्जी बचा रहे हैं, जबकि यूएस वहीं का वहीं अटका पड़ा है। मतलब अमेरिका की टेक्नोलॉजी भले ही आगे निकल गई, लेकिन बिजली वहीं की वहीं है। आज भी इलेक्ट्रिसिटी का वही हाल है। और अब तो ईवी रिवॉल्यूशन भी आ चुका है। 2024-25 में पूरे वर्ल्ड वाइड ईवी की सेल्स ने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं। हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहता है, लेकिन यूएस का ग्रिड और चार्जिंग नेटवर्क अभी भी पेट्रोल एरा के फेज में ही अटका हुआ है। मतलब 1970s की सोच लेके 2025 चलाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पॉसिबल नहीं है। उधर चाइना नए नए मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है, जैसे वर्ल्ड का पहला थोरियम रिएक्टर और तिब्बत में यारलोंग मेगा डैम, जो अकेले पूरे यूके जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, सिर्फ चाइना का एक सिंगल डैम। और सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, चाइना लाओस, ब्राजील, अफ्रीका जैसी कंट्रीज में अपने एनर्जी प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है।
डायरेक्ट अपनी करेंसी आरएमबी में पेमेंट के साथ, मतलब यूएस डॉलर को बीच से हटाकर अपना फाइनेंशियल सिस्टम सेटअप कर चुका है ऑलरेडी पूरे अफ्रीका में। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी अफ्रीकन कंट्री चाइना से ऑयल, मिनरल्स या मशीनरी खरीदता है तो पेमेंट उन्हें चाइनीज युआन में देनी होगी, डॉलर की जरूरत ही नहीं है। और ये चाइना का पहला कदम है एक ग्लोबल करेंसी बनने की तरफ, और इसकी सभी तैयारियां हो चुकी हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लानिंग में है, अभी ये स्टार्ट हो चुका है। सोचो दोस्तों, कल तक डॉलर की पावर दो पिलर्स पर टिकी थी, ऑयल और उसके ट्रेजरी बॉन्ड्स, और आज चाइना उन दोनों को तोड़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी चीप है, सस्ती है और कभी खत्म ना होने वाली है। और आरएमबी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंबाइन करके, क्लब करके चाइना अपनी डोमिनेंस सेट कर रहा है। ये लिटरली एक करेंसी वॉर है, और इसका रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आने वाले दशकों तक ग्लोबल पावर किसके हाथ में होगी, अमेरिका या चाइना। तीसरा कोई नाम नहीं है। जो ये बोलता है कि कोई तीसरा देश आ जाएगा, तो अभी वो पॉसिबल है ही नहीं, दूर दूर तक भी नहीं दिखता। आपको समझना होगा कि दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है, डॉलर की पावर स्लिप कर रही है और चाइना की बिजली वाली करेंसी उठ रही है। ये कोई मजाक नहीं है, ये ही फ्यूचर है। और इसी फ्यूचर को देखते हुए इंडिया भी चाइना के साथ जाता दिख रहा है। इससे इंडिया को भी बहुत बड़ा फायदा है। एक तो चाइना के साथ आने से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी प्रॉब्लम्स खुद पे खुद सॉल्व हो जाती हैं। दूसरा, चाइना से मतभेद पूरी तरह खत्म भी ना हो पाए तो काफी कम हो जाते हैं, और इससे भारत को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कि अपने आप को डेवलप कर सके और वर्ल्ड लेवल पर स्टैंड कर सके। क्योंकि चाइना जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से भारत ऐसे में अपने आप को बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहने देना चाहेगा। उसके लिए जरूरी है कि इन छोटे मोटे बर्बाद कंट्रीज के चक्कर में उलझे रहने के बजाय अपने डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए। और इसके लिए भारत पर भी एक तुरुप का इक्का है, और वो है थोरियम। जी हाँ, पूरी दुनिया में थोरियम का सबसे बड़ा स्टॉक, सबसे बड़े रिजर्व सिर्फ भारत में है। और थोरियम को पूरी दुनिया में एक न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर देखा जा रहा है, एक फ्यूचर फ्यूल। इसको यूरेनियम में कन्वर्ट करके न्यूक्लियर पावर जनरेट की जा सकती है, और भारत पर इसका प्लान होमी भाभा के टाइम से है। उन्होंने उसी समय थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स का प्लान बना लिया था, और भारत अब इस पर दबाकर काम भी कर रहा है। ये रिएक्टर्स फंक्शनल हो जाएंगे तो भारत को अपनी एनर्जी नीड्स के लिए पूरी तरह चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, या किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि उल्टा चाइना जो अपना थोरियम रिएक्टर बना रहा है, उसमें उसे भारत से थोरियम मांगने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी फ्यूचर डिपेंडेंसी है, और शायद ये चाइना को भी दिखाई दे रहा है कि उसको थोरियम चाहिएगा। और भारत और ब्राजील दो कंट्रीज ऐसी हैं जो ब्रिक्स में चाइना के साथ भी हैं, और भारत तो एकदम पड़ोसी है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा भी उसका कम आएगा। इसीलिए चाइना भी अब भारत से अपने रिश्ते सुधारना चाह रहा है। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत और चाइना के रिलेशंस को लेकर। और इसी चीज को लेकर फ्यूचर में अब अमेरिका की डोमिनेंस खत्म होगी और पावर एशिया में शिफ्ट होती जा रही है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर किसी को सुपर पावर बनना है तो भारत को साथ लिए बिना ये पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर थोरियम कैसे भारत के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और ये कैसे एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, इस पर भी अगर आपको वीडियो देखना है तो कमेंट में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दोस्तों से शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपको ये कैसी लगी। जय हिंद।